आप लोगों को इस सेमेस्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बीए प्रोग्राम में पढ़ना है, जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक शासन और राजनीति। इसको हम हिंदी में कहेंगे तुलनात्मक शासन और राजनीति। कंपैरेटिव का हिंदी हो गया तुलनात्मक, गवर्नमेंट का हो गया शासन, और पॉलिटिक्स का मतलब हो गया राजनीति। ठीक है, इसमें हम आने वाले दिनों में क्या पढ़ेंगे, इसका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से थीम्स है जिसको पढ़ाना है, इसको पढ़ के हमको क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये बातें आज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ हाल के दिनों में। 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सेम पेपर जो है मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे जो भी पढ़ाना है मुझे बिल्कुल याद है क्या पढ़ाना है। एक और अहम चीज़ ये है जो आपको याद रखना होगा कि जब मैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि कोई किताब जो सिलेबस में नहीं लगी हुई है और कोई ऐसी किताब जिसको हम आखिरी वक्त में एग्ज़ाम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसको आप बोलते हैं कि गाइड बुक टाइप की किताबें जो होती हैं। मैं गाइड बुक टाइप की किताबें नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो भी रीडिंग्स इस किताब में लगी हुई है वही रीडिंग्स मैं पढ़ाऊँगा, और मेरे जो कंटेंट होंगे वो कंटेंट जो होंगे वो आपको जो मटेरियल्स होंगे वो ज़्यादातर मटेरियल्स अंग्रेज़ी में होंगे। मैं वो सारे मटेरियल्स को आपके सामने शेयर करूंगा और आप लोग उसको शेयर करना, मटेरियल को देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए आप लोग मटेरियल को लेके आप लोग क्या करें, आप लोग फिक्र ना रखें। ठीक है, और मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मटेरियल मेरे पास है और आप उसको पढ़ सकते हैं, और ये मटेरियल जो होगा ये मटेरियल आपको अंग्रेज़ी में होगा, और आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको हिंदी में भी आपको उसके क्या मतलब हैं, क्या माने हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। और आप लोग भी अंग्रेज़ी में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी में नहीं भी आती है तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा मटेरियल ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। अगर आप गाइड बुक पढ़ते हैं और इधर उधर के मटेरियल पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जान नहीं पाते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. कोई सवाल आपके बताइए, बोलिए। अभी तक कोई सवाल नहीं। तो सबसे पहली बात यह है, आप देखिए इस पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। क्या नाम है इसका? Comparative government and politics. पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर आप चाहें नोट करने के लिए तो नोट कर लें, आपकी मर्जी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका नेचर क्या है ना। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का नेचर क्या नहीं, यानी इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, इसका मेथड क्या है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका मेथड्स क्या है। ठीक है, यहां तक है क्लियर? Yes, sir. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पहले सेक्शन में, यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे बताइए? Sir, nature, scope, method, बिल्कुल सही कहा, नेचर। नेचर को हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृतिक, हाँ, और स्कोप को क्या कहेंगे? क्षेत्र बोल सकते हैं या दायरा बोल सकते हैं ना। और मेथड को क्या बोलेंगे? विधि। विधि।
तो विधि, प्राकृति और उसका जो क्षेत्र है या उसका जो दायरा है, इसके बारे में हम शुरू में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए आज ही आपको एग्जाम देना हो, मान लीजिए आपका एग्जाम आज ही हो जाए और आज एक सवाल पूछा जाए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नेचर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है, इसके बारे में आप एक एसे लिखिए, है ना, एक आंसर लिख के दिखाइए। तो आप क्या लिखेंगे बताइए, कुछ आप आइडिया दे सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? बोलिए या मैं बताऊं? चलिए मैं ही बताता हूं, और मैं विस्तार से यानी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। आज के कोर्स में मेरा इतना काम है कि ताकि आप सब्जेक्ट से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं कि आने वाले 3-4 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आप ये जान लीजिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो चीजें पढ़ाई जाती है, सुन लीजिए, वो ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। कोई ऐसी आसमान की कोई ऐसी दूसरी चीजें पढ़ाई नहीं जा रही है। इसमें पढ़ाया जाएगा पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें पढ़ाया जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको डेमोक्रेसी, इसमें पढ़ाया जाएगा ऑथोरिटेरियन रूल, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको टोटलिटेरियन रिजीम, इसमें पढ़ाया जाएगा लिबरल रिजीम, इसमें पढ़ाया जाएगा कम्युनिस्ट रिजीम, इसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको नेशन स्टेट, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको सोवर्निटी, इसमें यही तमाम चीजें पढ़ाई जाएगा। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा फेडरल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा यूनिटरी सिस्टम पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सिंगल पार्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एक पार्टी का क्या मतलब होता है, जहां पे एक पार्टी के सिस्टम होते हैं। फिर पढ़ाया जाएगा बाई पार्टी का क्या मतलब होता है, जहां पे 2 पार्टियां होती हैं, और भारत जैसे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो उसमें क्या होता है। समझ गए आप यहां तक? यस सर। क्या क्या पढ़ाया जाएगा बताइए इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, बोलिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे? संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्या कहेंगे? अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली, बहुत अच्छा। उसके बाद पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? मान लीजिए एक दलीय व्यवस्था, ठीक है, क्या कहेंगे? एक दलीय व्यवस्था, ठीक है। और 2 पार्टी यानी बाई पार्टी सिस्टम यानी 2, हाँ 2, हाँ तो 2 दलीय हो गया। और मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो क्या होगा? अब बताइए, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि सिंगल पार्टी सिस्टम है? क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा। तो आप अभी तक जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया, तो आपको लगता है कि नहीं कि ये टॉपिक तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यस सर। तो फिर आप पूछेंगे कि अरे तो फिर ये टॉपिक कैसे अलग हो गया, जब एक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से ये सारे टॉपिक मिल ही रहे हैं, तो सर इसको नया पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है, हम क्यों नए पेपर को पढ़ें, हम अपना वक्त क्यों जाया करें? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बोलिए। सर कुछ डिफरेंस होगा? हाँ, कुछ डिफरेंस होगा, आपने बिल्कुल सही कहा। डिफरेंस यही है कि देखिए, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत का पढ़ते हैं तो हम भारत के बारे में अध्ययन करते हैं। हम जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं तो हम अमेरिका के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि
कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड में भी है। तो आइए हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेज और क्या सिमिलरिटी है। क्या करेंगे हम उसको? सर डिफरेंस और सिमिलैरिटी के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। मतलब एक ही तरह की शासन व्यवस्था अगर एक या दो या बहुत सारे देशों में है तो उनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना लाभदायक होता है कि नुकसानदेह होता है? बताइए। सर लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है बताइए? सर इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ऐसे क्या बेनिफिशियल थिंग्स है जो हमारी कंट्री में है, और इससे हमें अदर कंट्री की भी नॉलेज मिलेगी। कंपैरिजन करके हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, जो कि शायद हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में, तो इसके बेसिस पे ये होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? ललिता। यस सर। ललिता बहुत ही इंटेलिजेंट है। ललिता ने बिल्कुल सही कहा कि हम जब दूसरे देशों की व्यवस्था को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, है ना। हमारे एक दूसरे व्यवस्थाएं के अंदर में क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं, है कि नहीं है? यस सर। अब मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए बाजार जाती हैं, ठीक है, तो जब बाजार जाती हैं और आपको लेना है, क्या लेना है? मान लीजिए आपको एक शर्ट खरीदना है। क्या खरीदना है आपको? शर्ट खरीदनी है। हाँ, एक कमीज खरीदना है कॉटन का। तो आप जब जाती है एक कमीज खरीदने के लिए तो आप बोलते हैं ना, भाई साहब एक हमको कमीज दिखा दीजिए, रेड कलर का हमें कमीज चाहिए। तो उन्होंने रेड कलर का कमीज दिखा दिया। तो आपने कहा अच्छा थोड़ा और कमीज दिखाइए इसी में रेड में, थोड़ा और दूसरे रेड में दिखाइए, थोड़ा और दिखाइए, थोड़ा और दिखाइए। तो अब जब आप दो चार कमीज को देखते हैं और पूछते हैं भाई ये कितने का है, वो कितने का हो, इसकी क्या खासियत है, उसकी क्या अहम चीज है, ये कितने दिनों तक टिकेगा, वो कितने दिनों तक टिकेगा, इसका फैब्रिक क्या है, उसका फैब्रिक क्या है, इसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, इसका रंग उड़ेगा कि नहीं, उसका रंग उड़ेगा कि नहीं। वो बोलेगा कि मैडम ये शर्ट तो मैं 2 या 3 सालों से पहन रहा हूं लेकिन इसका रंग ही नहीं उड़ा, बिल्कुल अच्छा है। तो इस तरह से आप जब 2-4 शर्ट को देखते हैं तो आपको शर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है या शर्ट के बारे में आपकी जानकारी कम हो जाती है? सर ज्यादा मिलती है। हाँ, तो उसी तरह अगर भारत में संसदीय व्यवस्था है तो अगर आपने इंग्लैंड के संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, आपने कनाडा के बारे में पढ़ा, आपने दूसरे मुल्कों के बारे में पढ़ा, तो आपको भारत की संसदीय व्यवस्था की कमी और उसकी मजबूत पहलू के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेंगे या कम जानकारी हो जाएंगे आपके? हाँ, तो कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमें उस व्यवस्था की कमियां और उस व्यवस्था की मजबूत पहलू के बारे में हमें पता चलता है। क्या होता है? सर कमियां और उसके मजबूत पहलुओं के बारे में पता चलता है। बिल्कुल सही कहा। अब भारत में कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जिनको लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है। तो आप क्या करेंगे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा होता है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि अगर भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा तो उसमें क्या नुकसान होंगे और उसके क्या फायदा होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो आप लोगों का काम है, पॉलिटिकल साइंस जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कंपैरेटिव मेथड में जो क्या होता है कि एक ही तरह के व्यवस्था में एक ही तरह के इंस्टीट्यूशन को जब विभिन्न विभिन्न देशों के इंस्टीट्यूशन से विभिन्न विभिन्न ज्योग्राफिकल लोकेशन में जब हम उसको कंपेयर करते हैं, जब हम उसको कंट्रास्ट करते हैं, तो हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में, हमें उस व्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी और डीप होती है और गहरी होती है, और हमें उस व्यवस्था की कमियों और उसके मजबूत पहलू, उसके प्रोस एंड उसके कॉन्स, उसके सक्सेस और उसके फेलियर्स, उसके क्राइसिस और उसके एडवांटेज के बारे में जानकारी मिलती है। समझ गए? तो एक बात और याद रखिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सब्जेक्ट होंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो जो विषय होंगे जिसको पढ़ना है, तो वही विषय हैं मोटा मोटी लगभग जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ने को मिलते हैं, जो आपको
गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ने को मिलते हैं, जो आपको पॉलिटिकल थियरी में पढ़ने को मिलते हैं। मगर इस सब्जेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हम तुलनात्मक तरीके से देखते हैं, एक दूसरे को तराजू पे तौलते हैं और हमें देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, इंग्लैंड की डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, अमेरिका की डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, फ्रांस की डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे एलिटिस्ट थियरी के बारे में पढ़ेंगे। एलिटिस्ट थियरी का मतलब जो कुलीन वर्ग जो होता है उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और हम रूलिंग क्लास के पढ़ेंगे। यानी हम कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, कुलीन वर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, बहुलतावाद के बारे में पढ़ेंगे। प्लुरलिज्म को क्या कहते हैं, प्लुरलिज्म को क्या कहते हैं, बहुलतावाद। और रूलिंग क्लास को क्या कहते हैं, कुलीन वर्ग। क्या कहते हैं, कुलीन वर्ग। हाँ, तो हम पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा हम पढ़ेंगे रिजीम के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे, वेलफेयर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पॉपुलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, बताइए। सर वेलफेयर, सिक्योरिटी, बिल्कुल, पॉपुलिज्म, हाँ, और ऑथोरिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेसी। हाँ, और ये आपका सिलेबस जो है आज खत्म हो गया। यही इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर हमको देखिए ये सिलेबस खत्म हो गया, अगर फिर से हम दोबारा इसको बोले, मान लीजिए आप सब कुछ भूल गए, मान लीजिए, तो हम अगर हमको दोबारा बोलना हो तो हम यही बोलेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट वही होते हैं जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, जो आपको पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं। मगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दूसरे डिसिप्लिन से अलग इस तरह से है क्योंकि इसमें व्यवस्थाओं को, इंस्टीट्यूशन को आपस में कंपेयर किया जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी समझदारी जो है सिस्टम के बारे में और गहरी होती है और हम क्या होते हैं, हम ज्यादा जानकारी हमें मिल पाती है और हम सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से समझते हैं और हमें पता है कि जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उसकी क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं। इस पेपर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इसमें हमको पहले सेक्शन में, पहले यूनिट में पढ़ना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके स्कोप क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं, इसका दायरा क्या है, इसका मेथड क्या है, इसकी विधि क्या है। दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें संघीय ढांचा के बारे में पढ़ेंगे, यूनिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक ही सिस्टम है, ये पावर सेंट्रलाइज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस के कैसे सिस्टम होते हैं। भारत में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम होता है, कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी लोगों के कम्युनिटी को ध्यान में रख के उनके अनुपात में उनको क्या प्रतिनिधित्व दिया जाता है, कहीं पे मिक्स सिस्टम होते हैं। लेकिन भारत में है फर्स्ट पास द पोल। फर्स्ट पास द पोल का मतलब होता है कि जितने कैंडिडेट ने इलेक्शंस लड़े, जिस कैंडिडेट को एक वोट भी सबसे ज्यादा मिल गया वही कैंडिडेट सबसे ज्यादा कामयाब हो जाएगा,
वही कामयाब माना जाएगा और बाकी लोग हार जाएंगे। फर्स्ट पास पोल सिस्टम के बहुत मजबूत पहलू भी हैं, बहुत कमजोर पहलू हैं। मजबूत पहलू ये है कि इससे इलेक्शंस कराना आसान होता है, लेकिन इसके कमजोर पहलू ये हैं कि इसमें जो दलित, जो पिछड़े, जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों की भागीदारी जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ज्यादा नहीं बन पाती है। आज हम देखेंगे कि हमारे पार्लियामेंट में मुसलमानों की, महिलाओं की जो आबादी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोल की जगह पे हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाना चाहिए। कुछ देशों में मिक्स व्यवस्था है। फिर अगले सिस्टम में हम पढ़ेंगे सिंगल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, एक दलीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और दो दलीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारत जो है वो दो दलीय राजनीति नहीं है, ये बहुदलीय राजनीति है। कहीं दो दलीय राजनीति है और ऑथोरिटेरियन रिजीम में एक दलीय व्यवस्था होती है। फिर हम पढ़ेंगे रूलिंग क्लास की थियरी के बारे में पढ़ेंगे, एलिटिस्ट थियरी के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, प्लुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुलतावाद के बारे में पढ़ेंगे और हम फिर पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वेलफेयर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और सिक्योरिटी रिजिम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ेंगे, हम सॉवरेनिटी भी पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। एक चीज आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव मेथड जो है इसकी खासियत यही है कि इसमें कंपेयर किया जाता है, एक ही तरह की व्यवस्था को आपस में कंपेयर किया जाता है और इसमें मेथड इंपॉर्टेंट है। इसके सब्जेक्ट जो होते हैं, ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो वही होते हैं जो बाकी डिसिप्लिन में होते हैं और ये जो डिसिप्लिन है ये आज के दौर में बहुत हद तक इंपेरिकल है और इसमें बहुत ही क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिसिप्लिन क्लेम करता है कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कब शुरुआत हुई। कुछ लोगों का मानना है कि एरिस्टोटल यानी ग्रीक सोसाइटी में आज से 2000-2500 साल पहले एरिस्टोटल ने सबसे पहले विभिन्न संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसको कंपेयर किया था सबसे पहले और उसी वक्त से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसकी शुरुआत हुई। फिर आधुनिक काल में आप देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पहले थी उसका अप्रोच लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। फिर बिहेवियरियल अप्रोच की वजह से ये जो है बिहेवियरियल इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार के करीब में और इसके बाद ये बहुत हद तक इंपेरिकल हुआ, बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव हुआ और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में स्टडी होना शुरू हुआ और बाद में चल के बिहेवियरियल साइंस का भी क्रिटिसिज्म हुआ और बहुत सारे स्कॉलर्स लोगों का कहना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसमें तीसरी दुनिया की जो बातें हैं उसमें नहीं आ पाती है, इसमें वर्ग का सवाल नहीं आ पाता है, इसमें अमीर और गरीब के सवाल नहीं आ पाते हैं, इसमें अमीर और गरीब देशों के बीच में जो असमानता है ये नहीं आ पाते हैं। तो अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हैं इसके क्या क्या अप्रोचेज हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है अलग अलग समय में कैसे इसके देखने का नज़रिया बदला, इसका हिस्टोरिकली डेवलपमेंट क्या था, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर।